हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज हम कर रहे हैं यहाँ पे घटना चक्र 2021 की सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें हम कर रहे हैं आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, और जिसमें चैप्टर नंबर 16 चल रहा है हमारा राष्ट्रपति। एक पार्ट हम उसका कर चुके हैं, मतलब कि उसके जो नोट्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या है, क्वेश्चन आंसर करेंगे। हालांकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 111 के ऊपर, तो एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगी गाइस, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि अगली 2 वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट कर दूं, बिकॉज टाइम लगता है थोड़ा एक्सप्लेन करने की वजह से। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए, हम सबसे पहले देखेंगे सिलेबस, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो गाइस, यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले सिलेबस, तो आप दोनों साइड देखते हुए चलेगा। और अभी जो हम कर रहे हैं वो है आपका, 1 मिनट दोस्तों, ओके चलिए। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 16, जो कि है राष्ट्रपति। ठीक है, तो बाकी भी देख लीजिए, ये देखिए, यहाँ का भी देख लीजिए, आप दोनों साइड से देख लीजिए। चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए इसके फटाफट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। जो व्याख्या आपकी नोट्स में हमने नहीं पढ़ी होगी उसको हम पढ़ेंगे, और जो पढ़ ली होगी उसको हम स्किप करते हुए चलेंगे। जो भी थोड़ा बहुत नया होगा वो जरूर देखेंगे, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है गाइज। इतने सारे क्वेश्चन है, खत्म होने के नाम ही नहीं लेंगे ऐसे तो। ठीक है, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि नोट्स वाला पार्ट जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप कितना समझ पाते हैं, बिकॉज मैंने जितने अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने किया। तो इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। तो गणतंत्र जैसे ही बोला जाए तो आप समझ लीजिए राष्ट्रपति, राइट। तो भारत का राष्ट्रपति, देखिए भारत क्या है, एक गणतंत्र है। इसका तात्पर्य मतलब इसका मतलब क्या होता है गणतंत्र का, जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है ना, वो क्या होता है, निर्वाचित होता है। मतलब अगर आप बात करते हैं ब्रिटेन की, इंग्लैंड की बात करते हैं, तो गाइस वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत होता है, यानी कि लाइक वहाँ के जो राजा होते हैं या रानी होती हैं। फिर कौन बनता है, उन्हीं का मतलब उन्हीं का वंश आगे चलता जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, आप और हम भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, जो योग्यताएं हैं उसको अगर हम पूरा करते हैं तो। इसलिए इसको बोला जाता है गणतंत्र। तो वो क्या होता है, निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत होता है। फिर लिखा है था, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या जो राष्ट्राध्यक्ष है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और इसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है, यानी कि डायरेक्ट जो है जनता ना वोट नहीं करती है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। और वो क्या कौन करता है गाइस, जैसे कि लाइक हमने देखा था कौन कौन करता है, अभी क्वेश्चन आएगा फिर हम देखेंगे। ठीक है, वो लोग करते हैं जिनको हम ही जो है इलेक्ट कर, मतलब वोट देके पहुंचाते हैं आगे तक। ठीक है, तो वही लोग करते हैं। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं जनता ही करती है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष तरीके से। फिर इसमें दूसरा लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि ये होता है वंशानुगत, लेकिन हम गणतंत्र हैं, भारत गणतंत्र है। तो भारत का राष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो आइए गाइस एक बार देख लेते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखिए, तो इसमें आंसर है सी, यानी कि भैया अमेरिका के राष्ट्रपति से तो नहीं मिलता, बिकॉज हमारे यहाँ देखिए जो प्रमुख है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो उस तरह से काम नहीं करता जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए, तो देखिए सबसे पहले लिखा है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है, और ब्रिटेन का वंशानुगत होता है। ये तो हो गया अंतर। ठीक है, तो दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। मतलब तो मेन शक्ति किसके पास होती है, भारत में प्रधानमंत्री के पास होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो वास्तविक प्रमुख जो है अमेरिका में कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है। कौन है आजकल, जो बाइडेन। ठीक है, तो मतलब दोनों भिन्न हैं, दोनों का काम एक जैसा नहीं है। फिर लिखा है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया जो है भारत का राष्ट्रपति होता है। ओके, फिर लिखा है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती। चलिए गाइस, तो सीमा की तो अगर हम बात करें तो सीमा तो हर चीज़ की होती है गाइस। तो देखिए पहला तो सही है, दूसरा गलत है, सीमा तो होती है हर चीज़ की। तो गाइस चलिए आइए देखें इसकी व्याख्या। लिखा है, संविधान के आर्टिकल 53 के तहत संघ का जो कार्यपालिकी शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, 3 शक्तियां हैं गाइस, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। मतलब हर काम जो होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, तो राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है। तो पहला हो गया सही। अब दूसरा लिखा है, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है, सही। दूसरा इसने लिखा है कि आपका आर्टिकल 74(1) के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग जो है मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया गलत, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित होती
अभ्यर्पित होती हैं। मतलब इनने कहा क्या सीमाएं नहीं होती है शक्तियों की? बिल्कुल होती हैं गाइस। राष्ट्रपति अपने मन से तो ऐसा है, कुछ है उसके पास शक्तियां, क्षेत्राधिकार, मतलब कुछ ऐसे अधिकार हैं कि वो जिसमें वो अपने विवेक का यूज करता है, लेकिन अधिकतर जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद, जो कि आपका प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है, उसके तहत काम करता है, राइट। उनकी सलाह पर काम करता है राष्ट्रपति, तो सीमित तो हो गई। तो इसमें लिखा भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, मतलब इनकी हेल्प लेते हैं। चलिए, लिखा भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा, ये लिखा है आर्टिकल 52 में। फिर इसमें लिखा है जिसमें क्या है, संघ की जो कार्यपालिकी शक्ति निहित होती है, ठीक है, कार्यपालिकी शक्ति निहित होती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में होती है। वह इसका प्रयोग क्या होता है, इस संविधान के अनुसार स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। आर्टिकल 53(1) में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। अगर वीडियो सच में अच्छी लगे, आपको इजी लगने लगे, तो प्लीज लाइक करिएगा। ठीक है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका अध्यक्ष हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो आर्टिकल 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। और इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिकी शक्ति जो है राष्ट्रपति में होती है? गाइस कौन था? अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं आर्टिकल नंबर 53। देखिए ऊपर ही लिखा है आर्टिकल नंबर 53(1) को एक बार छोड़ देते तो आर्टिकल नंबर 53 है, बिकॉज यहाँ पे 1 वाला कुछ है नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते। इसमें लिखा भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिकी शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में होती है। फिर लिखा है भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित माना जाता है? फिर वही है, अधिशासी शक्तियां मतलब आपकी वही कार्यपालिकी शक्तियां होती है, तो भारत के राष्ट्रपति। फिर इसमें लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, बिल्कुल सही है। और लिखा है कार्यपालिका शक्ति सरकार द्वारा व्यवसाय चलाने से संबंधित है। तो क्या व्यवसाय चलाने से संबंधित? तो गाइस देखिए इसका आंसर होगा सी, बिकॉज ए सही। तो गाइस इसमें लिखा है कि दोनों सही है, किंतु आर जो है ए का सही जो है स्पष्टीकरण नहीं करता है, व्याख्या। चलिए दोस्तों, तो आगे एक बार व्याख्या देखते हैं इसकी हम। तो वही है, व्याख्या में ऐसा कुछ है नहीं, बस ये लिखा है बी जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता, दोनों सही है। अब लिखा है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित होता है और प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां जो है विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र होती हैं। तो गाइस देखिए, जो सबसे पहला है वो तो एकदम सही है, ठीक है, मतलब ए जो है वो सही है, लेकिन आर गलत है गाइस। देखिए क्यों, चलिए पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है संविधान के आर्टिकल 53(2) के अधीन जो है संघ के रक्षा बल जो होते हैं गाइस, उसका जो सर्वोच्च जो आपका होता है कमांडर होता है ना, वो राष्ट्रपति ही होता है, तीनों सेनाओं का। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है कि परंतु उसका जो है प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। ठीक है, फिर लिखा है इस प्रकार जो है प्रश्नगत कथन को सही, जो कथन है वो तो सही है, लेकिन जो आपका कारण है वो गलत है, यानी आंसर हो गया सी। अब लिखा है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। चलिए, और ये क्या है, ये युक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो गाइस राष्ट्रपति पे लागू होता है, जो आपके राष्ट्र है यानी कि भारत का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जो नेतृत्व की शक्ति होती है, नेतृत्व कौन करता है? आपका प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, चलिए यही देखते हैं फिर से। भारत का राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिकी शक्ति निहित होती है, परंतु वह शासन का मात्र क्या है, औपचारिक प्रमुख होता है। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है गाइस? वो होता है आपका जो शासन का संचालन करता है, वो होता है हमारा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सहित आपका जो होता है पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिकॉज लोकसभा के प्रति क्यों होता है, क्योंकि लोकसभा जो है जनता का सदन, मतलब लोगों का सदन है। ठीक है, हम जो है उसमें जो भी एमपीज होते हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो हमारे द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न, चलिए आप समझ गए, राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। इसमें लिखा भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो गाइस किस प्रकार होता है आपका? प्रत्यक्ष, देखिए अप्रत्यक्ष रूप से होता है, राइट। हमने पढ़ा था कि इसमें डायरेक्ट, प्रत्यक्ष का मतलब हो गया कि हम और आप जाके राष्ट्रपति के लिए वोट कर रहे हैं, जैसे अमेरिका में होता है, बट हम यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं, हम अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो गाइस यहाँ पे फोटो हो गई फिर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है संविधान के अनुच्छेद 55(3) के तहत भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक
तीन चीज याद रखिएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन को इनका जो निर्वाचन होता है उसमें मतदान क्या होता है, गुप्त मतदान होता है। ये तीन चीज याद करिएगा। आर्टिकल 54 के अनुसार जो है राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में संसद। अब देखिए इसने कहा कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है, तो हमने बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा था कि जो संसद यानी कि पार्लियामेंट होती है, तो उसमें जो होता है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत। दूसरा इसने कहा कि जो विधानसभा, अब हम राज्य के स्तर पे आ जाए तो गाइस यहाँ पे होता है राज्यसभा, यानी कि एक होती है राज्यसभा होती है, एक होती है राज्य परिषद, सॉरी विधानसभा होती है गाइस। तो एक होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद, तो विधान परिषद नहीं होगी। तो इन तीनों में यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट में विधानसभा, इन सबके निर्वाचित सदस्य प्लस, अब गई यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उसकी भी जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य। और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है गाइस, हमारे यहाँ 8 हैं। 8 में से सिर्फ 2 की अभी हम बात करेंगे। कौन कौन सी, एक तो हो गई आपकी दिल्ली और दूसरी हो गई आपकी पुडुचेरी। बस इतने लोग वोट करते हैं राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, और विधानसभा यूनियन टेरिटरी सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी, इन सबके सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत, ठीक है। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, बिल्कुल सही है। हम और आप जाके वोट नहीं करते हैं। एक निर्वाचन मंडल की है व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों, राज्य की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनी होती है। मतलब जो अभी हमने बात करी है, कहानी सुनाई आपको, वही है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें अच्छा दोनों ही सही है, दोनों सही है, और एक का सही स्पष्टीकरण है आर, सही है बिल्कुल। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, प्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है क्या दोस्तों, नहीं। एकल हस्तांतरित मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। और खुला नहीं, बंद होता है। तो गाइस इसमें तो दो सही है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों ही सही है वैसे तो, बी भी सही थी। अब लिखा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित, बिल्कुल सही है गाइस। संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदन से निर्वाचित, तो गलत गए यहाँ पे विधानसभा से तो होता है लेकिन विधान परिषद से नहीं होता है, तो ये वाला हो गया हमारा गलत। फिर क्या, सभी राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं गए सभी राज्यों के। दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तो ये भी होते हैं। विधानसभा के विधान परिषद ने, तो 1, 3 एंड 4 आंसर है। 1, 3 एंड 4 यानी कि डी आपका आंसर हो गया, राइट। चलिए, इसमें भी व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही सब है कहानी जो मैंने आपको बता दी। बस एक ये देख ले, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कब से कर रहे हैं गाइस, 70वां संविधान संशोधन आता है 1992 से कर रहे हैं, उसके बाद से कर रहे हैं, ठीक है, उससे पहले नहीं करते थे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है गाइस। अब ये नया हिसाब किताब चल रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग होकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। और अभी हम बात करें जम्मू कश्मीर में विधानसभा की, तो है नहीं, जब होगी तो जरूर इसका भी मुझे लगता है ऐड होगा। मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं, मुझे लगता है ये होगा ही ऐड, ठीक है। चलिए, जब हो जाएगा, बन जाएगा, तब बात करेंगे, तब आएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है, कौन से 2 हैं गाइस, एक दिल्ली, एक पुडुचेरी। वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। तो गाइस अब इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, दोबारा से आप इसको पूरा आप पढ़ी और इसका आंसर यानी कि होमवर्क है आपके लिए, आप बताइए। वैसे बहुत सिंपल है, मैंने इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से और नहीं समझा सकती। गाइस में लिखा है निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण के सदस्य हैं, नीचे दिए कौन कौन होता है। संसद के दोनों सदन, पहला सही है। राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल विधानसभा के होते हैं। संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं की सभी निर्वाचित सदस्य, अब संघ राज्य क्षेत्र तो बोला है लेकिन इसने खाली दिल्ली और पुडुचेरी नहीं बोला, संघ राज्य क्षेत्र तो 8 है, तो क्या सबके, तो कैसे हो सकता है, ये वाला हो सकता नहीं, ये गलत ही होगा। सभी राज्यपाल उपराज्यपाल, ये राज्यपाल उपराज्यपाल कहां से आ गए, तो इसका आंसर है ए, यानी कि 1 एंड 2। तो गाइस 1 एंड 2 इसमें ऐसा क्यों करा, 1 एंड 2 ही होना चाहिए, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो संघ राज्य क्षेत्र में इन्हें लिखना चाहिए था दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो गाइस इसका 1, 2 होगा, बाकी तो कोई नहीं हो सकता। पता नहीं इसमें आंसर क्यों नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ते, इसमें लिखा है भारत, तो एक बार देखते हैं, तो 1 एंड 2
आई डोंट नो गाइस, वैसे 1 और 2 ही होगा बस। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है? तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, गलत है क्योंकि यहाँ सिर्फ निर्वाचित लिखते तो सही होता। फिर लिखा है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ओहो, इतने सारे हैं इसके तो आंसर। तो इसका आंसर होगा ई, मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक। ओके, डी है। तो गाइस अच्छा, तो गाइस क्या ये गलत है? ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब इसका आंसर डी लिखा है क्योंकि इस वाले में ना ये दोनों मिलके आ गए हैं, शायद इसलिए लिख दिया और डी। तो डी केवल केवल लिखते तो गाइस गलत होता। चलिए, वैसे तो ये भी सही नहीं है क्योंकि फिर इसमें ऐड करो, क्योंकि यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज हैं दो, उसको भी ऐड करो फिर तो गाइस वैसे तो ए बी और डी तीनों ही सही है। ई आंसर होना चाहिए इसका। या तो आप पूरा लिखो कि इसके भी, उसके भी और फिर यूनियन टेरिटरीज के भी, तो हम मान लें। यहाँ यूनियन टेरिटरीज की तो बात ही नहीं कही है, तो डी भी सही नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसका आंसर ई होना चाहिए कि उपरोक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, नहीं तो इसका आंसर कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, लोकसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, चुने हुए या निर्वाचित एक बात होती है। फिर लिखा है राज्यसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य नहीं होते, यानी कि 1 2 3 होगा। जैसे इस तरह से ऊपर का आंसर होना चाहिए था, राइट। इसमें देखिए 1 2 3 हो गया, राइट। तो इसका आंसर ना ऊपर भी वैसे ही होना चाहिए, या तो इसमें एक और ऐड होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरीज, यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी की भी बात करनी चाहिए थी, तब हम इसे पूरा मानते और डी कर देते। नहीं तो मुझे लगता है कि ये आंसर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, आपका जो मन। फिर भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, कैसे चुने, कहाँ, देखिए अभी अच्छा लिखा है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें भी यूनियन टेरिटरीज नहीं है गाइस। चलिए, अब देखिए इसमें, देखिए गाइस अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए ये क्यों इतना सही है। इसमें लिखा है केवल केवल केवल, तो गाइस केवल 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 तो गलत होगा, बाकी हम इसको डी आंसर कर सकते हैं। लेकिन वहां पे केवल 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 नहीं लिखा था गाइस, इस तरह से लिखा था, तो इस तरह से तो ये सारे होने चाहिए थे, क्योंकि या तो आप पूरा कंप्लीट करिए उसको, या तो आप ऐसे केवल 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 तो गलत हो गया ना, तो वहां पे भी केवल लगा देते, लेकिन नहीं लगा था। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा और संसद और राज्य विधानसभा। तो कैसे इसमें भी आप क्या बताएंगे? स्पष्ट नहीं लिखा है आंसर, मतलब इसका ऑप्शन जो है स्पष्ट नहीं है। लोकसभा द्वारा क्या, इसमें तो निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, मनोनीत भी होते हैं। राज्यसभा में भी ऐसा होता है, संसद के दोनों सदनों, मतलब संसद सदस्यों द्वारा। तो कैसे इसमें आंसर को स्पष्ट ही नहीं किया सही से, ऑप्शन है ही नहीं। या तो हो सकता है इसका जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो सही हो, ठीक है, वो सही से लिखा हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हिंदी वाला पार्ट होता है उसमें मिस्टेक्स बहुत होती हैं, ठीक है। अब लिखा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? चलिए आंसर देखते हैं, डी। तो इसमें लिखा है निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है गाइस। इसका मतलब ये है, जब हम पढ़ रहे थे ना, तो हमने कहा यदि निर्वाचन मंडल में जो है सारे सदस्य नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है रोक दिया जाएगा या अपूर्ण होगा, ठीक है। नहीं है तो भी हो जाएगा, तो ये गलत है, यहाँ पे डी गलत है। बाकी आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्या है, बाकी सब सही है इसमें से। चलिए, इसमें लिखा है, ओके, कमाल ही हो गया इतना बड़ा। तो इसमें लिखा संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें कौन कौन है उसकी बात कर दी, दिल्ली पुडुचेरी वाली भी बात कर दी इन्होंने, ठीक है, कि कौन कौन है। अब लिखा आर्टिकल नंबर 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से कब तक 5 साल तक अपने पद पे बना रहता है, और क्या होता है, वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना होता है जब तक कि नए राष्ट्रपति अपना पद जो है ग्रहण नहीं कर लेता। सपोज कि 5 तारीख जो है 20 क्या चल रहा है, नवंबर, तो 20 नवंबर को 5 साल कंप्लीट हो रहा है। अब गैस चलो कंप्लीट हो गया, तो 20 नवंबर को ये नहीं है कि राष्ट्रपति उठेंगे और कुर्सी छोड़ देंगे, नहीं। अगर सपोज कि जो नए राष्ट्रपति 23 नवंबर को जो है पद ग्रहण कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 5 साल 3 दिन हो गए, राइट। तो 5 साल तो हम कह रहे हैं 5 साल तक का होता है उनका, लेकिन जब तक नया राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं बैठ जाता तब तक यही रहेंगे। तो 5 साल 3 दिन मान लो, तो वो 5 साल से ज्यादा गई, यही बात लिखी है इसमें, तो और कुछ नहीं लिखा है। अनुच्छेद 56 के तहत
ओके, ये हो गया। इसमें लिखा है ना, देखिए, तब तक पद धारण करता है, कब तक, जब तक अवधि समाप्त हो रही था और जब तक उसका जो है उत्तराधिकारी, इसमें देखिए नाम बोला जाता है ना, उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वो रहेगा पद पे। कौन? जो भी प्रेजेंट में राष्ट्रपति होगा वो 5 साल के बाद भी। ठीक है, अब लिखा है निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने, अर्थात किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल क्या है, अपूर्ण है। हो चाहे ना हो, हम तो चुनाव करना है तो करेंगे। अन्य सभी विकल्प सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिया जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन को इस आधार पर ना तो स्थगित किया जा सकता है और ना ही क्या है, आपका अवैध ठहराया जा सकता है, और किसी राज्य विधानसभा के भंग कर दिए जाने के कारण निर्वाचन नामावली अधूरी थी। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। देखिए, अनुसमर्थन, ठीक है, कम से कम कितने होने चाहिए गाइस? इसमें लिखा है 10, 5 निर्वाचकों के द्वारा 20 और 15। तो गाइस इसका आंसर होना चाहिए 50, राइट? तो इसमें है ही नहीं आंसर। देखिए क्या लिखा है, देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 कब होता है? 1997 में, के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों, ठीक है, निर्वाचित सांसद या विधायक का जो है प्रस्तावक, मतलब का जो है प्रस्तावक होना चाहिए। मतलब कितने का? 50 का। तो हमारे ऑप्शन में 50 नहीं था, इसलिए उसने स्टार लगा रखा है। अब लिखा है कि आगे साथ ही साथ 50 निर्वाचकों यानी कि निर्वाचित सांसदों और विधायकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। लिखा 1997 से पूर्व पहले प्रस्तावक और जो अनुमोदक होते थे उनकी संख्या कितनी थी? 10। अभी जो है प्रस्तावक की 50 है, अनुमोदक की 50 है, लेकिन पहले होती थी 1997 से पहले इसकी भी 10 और इसकी भी 10। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। ये तो खतरनाक क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि हमने नोट्स में नहीं पढ़ा है। अच्छा, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में पहला विधानसभा के, देखिए यहाँ पे एक जब ना विधानसभा और ये जो आपके एमपीज होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स यानी कि सांसद, जब ये वोट देते हैं ना गाइस, इनका जो उनकी वोट की वैल्यू होती है ना, वो हम कोशिश करते हैं एक समान रहे, क्योंकि फिर अगर देखा जाए तो विधान सभा के जो सदस्य हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे पूरे भारत में, क्योंकि 28 राज्य की विधानसभाओं के सदस्य बहुत होंगे। ठीक है, और वहीं अगर हम लोकसभा राज्यसभा की बात करें तो कम हो जाएंगे। तो इससे ये हो जाएगा कि यार लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य हैं अगर वो वोट ना भी दे, तो इतने विधानसभा के मेंबर्स हैं ना कि उनके वोट ना देने पर भी ये जो है अकेले विधानसभा के सदस्य वोट दे के भी राष्ट्रपति को चुन सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि जो सांसद होते हैं उनके वोटों का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, और मतलब बैलेंस करने की हम कोशिश करते हैं कि इनकी ना कम रहे, सांसदों की ना कम रहे, और जो एमएलएज है उनकी ना बढ़ जाए। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए हम फॉर्मूला है ये है फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 25 में। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। देखिए, संसद में जो सदस्य होते हैं विधानसभा में यहाँ तो ज़्यादा होंगे, बिकॉज 28 राज्य हैं तो सदस्य ज़्यादा है। यहाँ पे कम होंगे, क्यों? कितने होते हैं? 550। तो गाइस 550 या 552 पहले था, एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया तो 550 हैं, तो ये तो 550 ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 28 जो राज्यसभा है और 2 यूटी के विधानसभा के सदस्यों की बात करें तो गाइस जाने कितने हज़ार होंगे, हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है तो जो वो वैल्यू है तो वो उनकी बढ़ जाएगी विधानसभा वालों की, तो हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस ये रहा आपका, देखिए पहला, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या, और फिर लिखा है कि राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणा 100। ठीक है, अब यहाँ दूसरा है एक निर्वाचित संसद सदस्य के, देखिएगा इस पहला इसने किसका निकाल रहा है, मत मूल्य किसका निकाल रहा है, विधानसभा के जो सदस्य हैं उनका। ठीक है, तो हम अलग अलग, सपोज हम यूपी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे यूपी में कितनी जनसंख्या है उसको लिखेंगे। फिर लिखा है कि राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, यानी कि आपके जो यूपी में राज्य सभा है उसमें कितने सदस्य हैं वो लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सपोज ए वैल्यू आ गई, वैसे एमपी का करेंगे, महाराष्ट्र का करेंगे, ऐसे वैसे करके बहुत सारे निकल जाएंगे। तो ए, फिर बी एमपी के लिए हो जाएगा, फिर सी कोई वैल्यू आ जाएगी आपकी महाराष्ट्र के लिए आ जाएगी, फिर ऐसे करके हम टोटल 28 राज्यों का ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, कोई टोटल वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ सांसद जो होते हैं ना उनके मत मूल्य निकालेंगे। तो इसमें लिखा है सभी निर्वाचित जो विधानसभा
सदस्यों के मतों का कुल मान, यानी कि जो अभी हमने टोटल निकाला था वो लिख देंगे। अपॉन में क्या लिख देंगे, निर्वाचित सांसद सदस्य, यानी कि 550 लिख देंगे मान लो। तो इसको जब हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो आपके किसकी वैल्यू हो जाएगी, सांसदों की मत मूल्य की वैल्यू, ठीक है। तो गाइस फिर लिखा है आखिर चुनाव में 5000 मतदाता थे, आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता, तो इसमें से कौन सा सही है। तो गाइस इसमें बी, इसका आंसर है बी, यानी कि केवल 2, यानी कि इसमें क्या बोला गया है। तो वैसे इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं, इसमें बहुत टाइम लग रहा है, बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए इसको देख लेंगे, कल वाले वीडियो में देख लेंगे इसको मैं कितनी आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बिकॉज टाइम ज़्यादा जा रहा है। और इसको अभी हम छोड़ देते हैं, स्किप करिए अभी फिलहाल, कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसे जरूर कर लेंगे। लिखा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। पहले लिखा है कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य जो है अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। तो गाइस चलिए इसको रुकते। फिर इसमें लिखा है लोकसभा के सदस्य के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्य के वोट के मूल्य से अधिक होता है। आइए ये भी देखिए, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, देखिए फिर ये वही क्वेश्चन है। तो इसने कहा पहला, तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि एमएलए के वोट प्रत्येक राज्य के अलग अलग होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। यूपी का कुछ अलग होगा, एमपी का अलग होगा, आपका जैसे जैसे जनसंख्या होगी उसकी वजह से जो वोटों का मूल्य है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो वहाँ पे सीट्स होंगी विधानसभा में उसकी वजह से देखिए फॉर्मूले में ही अगर आप रखेंगे तो आपके जो मूल्य है वो चेंज हो जाएगा। दूसरा इसने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो मतलब इसने ये बोला, देखिए यहाँ पे कि लोकसभा के सदस्यों के वोटों का मूल्य, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के वोटों के मूल्य से अधिक होता है गाइस। तो अब ये हो जाएगा यहाँ पे गलत, बिकॉज हम क्या करते हैं पूरी की पूरी संसद को एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ यानी कि अगर जितने भी टोटल सदस्य होंगे सबका बराबर रहेगा, तो ये गलत है, ठीक है। ये क्या होना चाहिए था, बराबर, बिकॉज हम लोकसभा को अलग और राज्यसभा को अलग नहीं निकालते हैं, हम पूरी संसद को यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक साथ लेके चलते हैं। चलिए गाइस, तो इसमें वही है आपका फॉर्मूला, इसे अभी छोड़ते हैं। फॉर्मूले में क्या लिखा है बस ऐसे समझिए। लिखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। तो गाइस वे राज्य विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है मुख्यमंत्री की, ठीक है। देखिए जब हम मुख्यमंत्री किस में होता है, राज्य में होता है, ठीक है। तो जब वो स्टेट में होता है तो हमने देखा था स्टेट में जो है विधानसभा के सदस्य वोट देते हैं, विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं देते हैं, राइट। तो इसमें लिखा है इसने लिखा है कि यदि वह राज्य की विधानमंडल में क्या होता है, विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, ठीक है। तो जो विधान परिषद होती है वो क्या होती है, आपका उच्च सदन, और जो विधानसभा होती है वो आपका होता है निम्न सदन। तो ऑब्वियसली विधान परिषद तो वोट देती ही नहीं है। अगर मुख्यमंत्री आपका उच्च सदन यानी कि विधान परिषद से है तो वो वोट नहीं देगा। चलिए इसमें यही कहानी लिखी होगी गाइस, और उसमें और कुछ तो नहीं लिखा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस नेक्स्ट लिखा है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल को की 1000 के जो है गुण के बराबर होता है, मतलब गुणांकों के बराबर होता है वर्तमान स्थिति में। तो कैसे इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। आईएएस का पेपर है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, तो ऐसे लिखा है कि आगे पढ़ते हैं। चलिए तो लिखा है वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा, और क्या है, अभिनिश्चित जनसंख्या थे। तो वैसे एक चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2026 तक कौन सी जनगणना के हिसाब यानी कि कौन सी जनगणना की जनसंख्या की बात करेंगे हम, तो 1991 की जनगणना में जो जनसंख्या होगी हम उसके आधार पर बात करेंगे 2026 तक। फिर 2026 में देखते हैं संविधान संशोधन होता है एंड देन क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो जनसंख्या थे आज से किसकी है, 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। 1971 पे हम रुके हुए हैं, बिकॉज क्या होता है गाइस, अगर आप 1971 से आगे जाएं, जैसे जैसे आप जाएंगे तो हर राज्य की जो है जनसंख्या बदल जाती है, मतलब बढ़ ही रही है ऑब्वियसली भारत में तो। लेकिन अब क्या होता है कि उत्तर और
उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ना क्या किया गया है। देखिए दक्षिण भारत में अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन उत्तर भारत में ये चीज़ें नहीं दिखी है कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। तो अगर हम जनसंख्या की बात करें तो गाइस क्या होगा, दक्षिण भारत में जनसंख्या हो गई है कम, उसकी वजह से प्रतिनिधित्व भी हो जाएगा कम, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा कि देखिए गाइस मत जो वोट की जो वैल्यू है ना वो चेंज हो जाएगी, इनफैक्ट दक्षिण भारत की हो जाएगी कम। तो इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने कहा भैया नई जनसंख्या तो हमारे लिए, तो नई जनसंख्या पे अगर आप करेंगे तो हमारे लिए लॉस है। दक्षिण भारत ने कहा, उन्होंने कहा कि भैया हम काम तो इतना अच्छा कर रहे हैं कि जनसंख्या नहीं बढ़ने दे रहे, लेकिन फायदा फिर भी उत्तर भारत के जो राज्यों को हो रहा है, बिकॉज वो तो भर भर के जनसंख्या भर रही है वहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या फायदा हुआ कि हमने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने की कोशिश करी। तो क्या हुआ कि 1971 पे अभी हम रुके हुए हैं। लिखा है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आता है, 2001 में आता है। इसके द्वारा वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है ने कि मतलब सिंपल लैंग्वेज में 2026 तक यही हिसाब चलेगा। 1971 वाली जनगणना की बात करेंगे हम। संविधान के आर्टिकल 55 के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है, 35 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और एक क्या चीज थी गाइस कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता उसकी होनी चाहिए। तो सांसद चुने जाने की तो नहीं होनी चाहिए, तो इसमें लिखा पढ़ा लिखा हो। अच्छा ओके, सांसद चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। सांसद में भी गाइस क्या होगा ना, सांसद देखिए लोकसभा वाले को भी सांसद बोलते हैं जो मेंबर्स होते हैं, और राज्यसभा वालों को भी सांसद ही बोलते हैं। तो लोकसभा में एंट्री लेने भर की उसकी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो सांसद ही मान लीजिए, लोकसभा में भी सांसद होता है। ये पढ़ा लिखा हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अनपढ़ भी हो सकता है। बाकी 3 चीजें बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अब उसे जो है 35 वर्ष की उम्र का होना चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो गाइस इसका आंसर है देखिए बी। इसमें लिखा है अब देखिए, अब इसमें बड़ा अच्छा लिखा है। चलिए उसमें लिखा था अभी इससे ऊपर वाले में कि सांसद होना चाहिए, ठीक है। सांसद लिखा था, तो सांसद लोकसभा का भी होता है, उसे भी सांसद बोलते हैं, और जो राज्यसभा का होता है उसे भी हम सांसद ही बोलते हैं, राइट। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे की दिक्कत, चलिए ओके। तो अब देखिए पहला तो नागरिक होना चाहिए, कहा कि नागरिक होना चाहिए भारत का, लेकिन अब ये वहीं का जन्मा हुआ हो तो ये बात तो नहीं कही गई कि भैया भारत में जन्म लिया हो। इसमें लिखा है सिर्फ नागरिक होना चाहिए। अब वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू आगे, मतलब बाद में यहाँ रहते रहते फिर रजिस्ट्रेशन करवा लिया और भारत का नागरिक बन गया, या और भी 5 तरीके से भारत का नागरिक बन सकते हैं, ठीक है। अगर उन 5 तरीकों में से अगर वो किसी भी तरीके से भारत का नागरिक बन जाता है और भारत का नागरिक है तो वो राष्ट्रपति के लिए आ सकता है, ये नहीं कि उसका जन्म ही भारत में हुआ हो, ठीक है। दूसरा इसने लिखा है कि 35 साल का होना चाहिए, 35 साल या उससे ज्यादा का होना चाहिए, तो ये तो सही है। तो पहला तो गलत है गाइस, जन्म वन वाली कोई बात नहीं। दूसरा सही है। अब दूसरा इसने संसद का सदस्य निर्वाचित होने की। अब गाइस संसद का सदस्य, संसद में तो लोकसभा भी होती है और संसद में तो राज्यसभा भी होती है, लेकिन हम तो बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की, इसलिए जो है तीसरा भी गलत होगा, ठीक है। सांसद लिख देते तो गाइस उसमें भी, सांसद तो राज्यसभा में भी होता है लोकसभा में होता है, आई डोंट नो कैसे समझाया जाए इसको। फिलहाल इसका सेकंड सही है, और बाकी देखिए सिर्फ सेकंड सही है। अगर हम कहें सेकंड और थर्ड सही है तो गाइस यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। फिलहाल इसका सिर्फ और सिर्फ अगर सही तरीके से देखा जाए ना, पूरी अच्छी तरह से अगर आपने आंसर नहीं लिखा है कि ये पूरी तरह से लिख देता कि ये कह देता कि संसद में लोकसभा का सदस्य होना चाहिए तो वो सही हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे 3 बातें लिखी गई हैं, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है लोकसभा। अब लिखा है स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पद हेतु भारत का नागरिक होना आवश्यक है, ना कि जन्म वहां पे हुआ हो, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए इसमें लिखा है कि इसी प्रकार उसे संसद का सदस्य नहीं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी गाइस कुछ ऐसा ही लिखना चाहिए था, उसे सांसद नहीं लोकसभा का सांसद होना चाहिए। तो वहां पे भी ऐसे तो कंफ्यूजन होनी चाहिए, राज्यसभा में भी सांसद ही होता है। देखा एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, बिल्कुल कोई भी हो सकता है, लेकिन यह है जैसे वो राष्ट्रपति का पद धारण करता है तो जो भी, अगर वो सांसद था या विधानसभा का सदस्य था तो उसे वो पद जो है त्यागना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखें क्या कहानी लिखी। सी लिखा है निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। कौन सी? वही जो सांसद होगा तो
तो राज्यसभा का सदस्य होगा तो आर्टिकल 59(1) के अनुसार, ठीक है, ये कहानी चलेगी आर्टिकल 59(1) के अनुसार, ठीक है। तो गाइस ये लिखा है कि जब अपना पद ग्रहण करेगा उसी तारीख से अब जो बाकी जिस पे भी था उसको त्याग देना है। चलिए, इसमें पढ़ने जैसा कुछ नहीं है, इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता रखता है? इसका मतलब जैसे ही राष्ट्रपति को 5 साल पूरे हो जाएंगे गाइस, अब नेक्स्ट जो निर्वाचन होगा तो वही राष्ट्रपति क्या खड़ा हो सकता है? बिल्कुल हाँ, हो सकता है, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 57 कहता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति, ठीक है, या फिर कर चुका है, तो इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होता है। अगर भारत का राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, क्योंकि यही है सबसे ऊपर। ओके, चलिए, हो गया। तो इसमें कौन से आर्टिकल के तहत बात करी गई है? आर्टिकल नंबर 71(1) के तहत, ठीक है। चलिए, आर्टिकल नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, पैनिक मत करिएगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तिथि से, अपने पद ग्रहण करने की तिथि से, ठीक है। इसका आंसर है सी। आर्टिकल 56(1) में लिखा है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को करता है, राइट। तो ये कहा गया है आपका किसमें? आर्टिकल 56(1) का में कहा गया है। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना कहाँ देता है? लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर को देता है। ये आर्टिकल 56(2) कहता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। फिर लिखा है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है गाइस? संसद के द्वारा महाभियोग के उपयोग से। महाभियोग, ठीक है। देखिए क्या होता है गाइस, यहाँ पे लिखा आर्टिकल 36 का खंड क ख, मतलब ऐसा कुछ समझिए, 56(1) ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर, सिर्फ और सिर्फ संविधान का अतिक्रमण करता है तब आर्टिकल 61 में उपबंधित रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग राष्ट्रपति के लिए के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की अच्छी खासी प्रक्रिया है। क्या होगी? अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम बिल्कुल पढ़ेंगे, नहीं तो नोट्स में हम पढ़ चुके हैं। अब लिखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? कौन सा अनुच्छेद है? अभी हमने देखा आर्टिकल 61, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गाइस, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल नंबर 61। भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग लगाकर। आर्टिकल नंबर 61 याद रखिएगा। फिर लिखा है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो गाइस संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा में भी शुरू किया जा सकता है और राज्यसभा में भी शुरू किया जा सकता है, किसी में भी किया जा सकता है। तो कौन सा आर्टिकल से होता है? आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल नंबर 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो है आरोप है संसद का कोई भी सदन लगा सकता है, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा। आर्टिकल नंबर 61(3) के अनुसार क्या होता है? दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करता है या कराएगा। ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का, देखिए पहले वाले में तो नहीं होता है, जैसे सेकंड वाले में होता है, राष्ट्रपति यहाँ स्वयं उपस्थित होता है और क्या है, अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। मतलब अपने बारे में जो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है वो सेकंड सदन में जाके करेगा, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो गाइस आर्टिकल नंबर 61। इतनी बार आ गया तो ऐसे ही रट गया होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो किसे है गाइस? संसद के दोनों सदनों को है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ठीक है। कोई भी लगा सकता है पहले। फिर लिखा है संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो गाइस संसद के दोनों सदनों के द्वारा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले सूचना आवश्यक है? तो गाइस 14 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है। और देखिए गाइस ये बहुत बड़ी कहानी है, 14 दिन पहले देखिए सूचना देनी पड़ेगी
और जो आपका प्रस्ताव आएगा ना उस पे कम से कम 1/4, सपोज कि राज्यसभा कर रहा है, ये स्टार्ट कर रहा है, तो कम से कम जो सदन के 1/4 सदस्यों के उस पे हस्ताक्षर होने चाहिए और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को आपको वो प्रस्ताव भेजना पड़ेगा, मतलब ये सूचना उसको देनी पड़ेगी। और उसके बाद क्या होता है, वोटिंग होती है। वोटिंग में क्या होगा, जो संसद सदस्य होंगे गाइस वो सारे मिला के जो है बहुमत से उसको प्रस्ताव को पारित करेंगे। ठीक है, बहुमत का मतलब हो गया एटलीस्ट 2/3 सदस्य उस पर सिग्नेचर करें उसके बाद। ठीक है, फिर लिखा है निम्नलिखित में से, देखिएगा इसे वही सारी चीज लिखी थी ना, इसलिए मैंने उसको बिल्कुल शॉर्ट में समझा दिया, बाकी हम नोट्स में करके आ चुके हैं, एक एक लाइन वही लिखी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। देखिएगा इस, देखिए महाभियोग का टाइम हमने पढ़ा था, सेंटर में बात करते हैं तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उसके निर्वाचन मंडल में होते हैं। स्टेट में भी देखिएगा इस क्या होता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके निर्वाचन गण में होते हैं, मंडल में होते हैं। ठीक है, अब आया महाभियोग की बात। तो गाइस महाभियोग में आपका लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया राज्य के विधानसभाओं के सदस्य। केवल निर्वाचन में तो ये साथ थे लेकिन महाभियोग में नहीं थे। तो गाइस इसमें लिखा है कि इसमें राज्य की विधानसभा भाग नहीं लेती है। आर्टिकल नंबर 54 खा के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में नहीं लेते हैं। तो राज्य के विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भी, राज्य परिषद तो किसी में ही नहीं है। चलिए, तो गाइस एक चीज है, अनुच्छेद सारे याद नहीं हो सकते, नहीं हो रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जहां मैं कह दूं भैया इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट, जैसे महाभियोग 61 आर्टिकल नंबर 61 इंपॉर्टेंट है तो इसको अपने दिमाग में डाले रहिए। फिर लिखा भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया है, क्या है ये, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से न्यायिक नहीं है लेकिन अर्ध न्यायिक है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने महीने में गए, 6 महीने के अंदर। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 62(1) राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए जो है निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लेना चाहिए। मतलब भैया 20 तारीख को खत्म, मतलब 5 साल पूरे होने चाहिए, तो एक काम करो निर्वाचन पहले ही कर लो कि जैसे ये राष्ट्रपति हटे दूसरा आ जाए तुरंत, पद खाली ना रहे। फिर लिखा है 62(2) के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन या रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र, मतलब जितनी जल्दी हो सके, और प्रत्येक दशा में क्या है आपका 6 महीने, मतलब जितनी जल्दी हो सके और 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। लिखा है पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए 6 महीने के अंदर। एक तो हो गया, अगर इस 5 साल कंप्लीट हो गए तो हमें पता है यार 20 तारीख को कंप्लीट होने, एक काम करते हैं शुरू कर देते हैं प्रक्रिया को। 20 तारीख को जैसे ही राष्ट्रपति हटेंगे, अब ये तो है नहीं कि वो जब 20 तारीख को हटेंगे हम तभी निर्वाचन स्टार्ट करेंगे, हम पहले ही करके रख देंगे और हमें पता चल जाएगा ये राष्ट्रपति बनने वाले हैं, 20 तारीख को जैसे ही राष्ट्रपति हटेंगे दूसरे वाले आ जाएंगे। ठीक है, फिर लेकिन अगर मृत्यु हो जाती है या कोई बात हो जाती है, महाभियोग चल जाता है, तो भाई 5 साल से पहले भी हो सकता है ये काम, तो क्या होगा कि अगले 6 महीने के भीतर नया राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। यही बोला है इसमें कहानी। लिखा है भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, हटा, सेम क्वेश्चन है गाइस, पढ़ लीजिएगा। चलिए, अरे एक और है, लिखा है जब राष्ट्रपति, तो गाइस ये भी वही क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन एक बार। चलिए, इसमें कुछ नया सा है, हल्का सा नया है। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा पा रहा है सपोज, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो गाइस वही, जब तक राष्ट्रपति नहीं आ जाता, सपोज कि मैक्सिमम टाइम 6 महीने है तो 6 महीने तक। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो गाइस आंसर वही है 6 महीने तक। मैक्सिमम टाइम तो 6 महीने है, 6 महीने के अंदर नियुक्ति हो जानी चाहिए, नहीं हो रहा तो 6 महीने तक चलेगा, और नहीं हुई तो गाइस उसके बारे में तो लिखा ही नहीं है, हालांकि हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है यदि मृत्यु, सेम क्वेश्चन है, अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो कौन उसके कार्यभार संभालेगा। तो गाइस राष्ट्रपति नहीं होता है तो कौन, उपराष्ट्रपति। सपोज कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है उस वक्त तो CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य, क्या बोलते हैं गाइस हिंदी में, मुख्य, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यस, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश
और अगर वो भी नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो 4 तक की तो बात कही गई है, कोई तो होगा गाइस, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वही बात लिखी है, और राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। ऑलमोस्ट हमने सारी बातें कर ली हैं इसमें, चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ नया नहीं लिखा। आर्टिकल नंबर 65 के तहत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति ना हो तो कौन आएगा गाइस राष्ट्रपति की जगह लेने? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, आंसर है डी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सिंपल आंसर है। चलिए, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा? तो फिर वही बात आ गई, बी आंसर है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाए, फिर वही क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर है बी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य राष्ट्रपति। मतलब कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन आएगा? ठीक है, तो वही आंसर है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं ना, वीडियो को करते हैं एंड, ठीक है। तो आगे के इतने ही क्वेश्चन है, देखिए 44 मिनट की वीडियो हमारी बन चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, 44 मिनट की बन गई है। इतने ही क्वेश्चन अभी और बचे तो 44 मिनट की और बन जाएगी भैया, थकान हो जाएगी, आप भी ना पढ़ पाएंगे ना मैं पढ़ा पाऊंगी। तो यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड, एक पार्ट 3 और आ जाएगा और वहाँ पे हमारी पूरी की पूरी वीडियो चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। कई सी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए क्वेश्चन इनसे बहुत ज़्यादा आते हैं। जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा है समझ लीजिए, जैसे हमने मूल अधिकार देखा 150 के आसपास क्वेश्चन थे गाइस, इसका मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए गाइस, यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं गाइस। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज़, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हालांकि आप लोगों का सपोर्ट अच्छा है गाइज, मेरा जो चैनल है ठीक ठाक चल रहा है, मतलब अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, फिर भी 2000 प्लस मेरे सब्सक्राइबर हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आप लोगों की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।